हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 12th बोर्ड के लिए। ओके और हम एनसीईआरटी की बुक फॉलो करेंगे बिकॉज सेंट्रल बोर्ड एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट बोर्ड्स आर फॉलोइंग दिस बुक। ओके और इसके बाद हम कोशिश करेंगे जेई और एडवांस के लिए एक डिफरेंट कोर्स लॉन्च करने की। ठीक है, और ये जो कोर्स है इसकी डिमांड थी मेरे जो क्लासरूम स्टूडेंट रहे हैं पिछले साल से। ठीक है, तो उनकी डिमांड पे ये स्टार्ट कर रहे हैं और आपका जो रेस्पॉन्स रहेगा उससे डिसाइड होगा कि कितने जल्दी हम लेक्चर वगैरह आगे के डालेंगे और कितना जल्दी सिलेबस होगा। ठीक है, तो प्लीज़ रेस्पॉन्स उतना रखिए सो दैट हम टाइम टू टाइम लेक्चर डाल दें। तो उसके लिए वीडियोस अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए सो दैट जैसे न्यू लेक्चर आउट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा 11th का फर्स्ट चैप्टर था सेट्स एंड रिलेशंस। ठीक है, उसमें आपने क्या पढ़ा था? सेट्स पढ़ा था पूरा, और रिलेशंस फंक्शंस की आपने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी उस चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे उससे आगे का टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा पिछला भी रिवीजन करेंगे हम रिलेशंस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सेट्स आपने पढ़ा था 11th में, क्या था सेट्स, और सेट्स पे जो भी ऑपरेशंस थे वो भी आपने पढ़े थे। सबसेट पढ़ा था आपने। सबसेट क्या होता है? किसी एक सेट के कुछ एलिमेंट्स या सारे एलिमेंट लेके मैं एक नया सेट बना दूँ। ठीक है, तो वो क्या होगा? उस सेट का सबसेट होगा। सपोज मैंने एक सेट ले लिया 2 4 6 8, तो ये किसका होगा? सेट ऑफ इवन नंबर्स का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, और 5 क्या होता है? सबसेट होता है एवरी सेट का। 5 क्या है? एम्प्टी सेट, वो हर एक सेट का सबसेट होता है एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, उसके बाद आता है पावर सेट। पावर सेट में क्या होता है? किसी भी एक सेट के सारे सबसेट का जो कलेक्शन होगा उसको बोलते हैं पावर सेट। और पावर सेट में एलिमेंट कितने होते हैं आपको याद है? सपोज इफ ए में n एलिमेंट्स है तो ए के पावर सेट में 2 to the power n एलिमेंट्स होंगे, मतलब ए के टोटल सबसेट कितने होंगे? 2 to the power n। ओके, और पढ़ा था हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, और उसके बाद जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो थी कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसके बाद था रिलेशंस। ठीक है, तो इन दोनों का हम रिवीजन कर लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? अगर ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे तो उसको लिखोगे ए क्रॉस बी, इस तरह से लिखा जाता है, और इसको इस तरह से लिखा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में। ए बी क्या है? ये है ऑर्डर्ड पेयर ए बी। ओके, ऑर्डर्ड पेयर मतलब इसका ऑर्डर फिक्स है। ए बी को आप बी ए नहीं लिख सकते। अगर बी ए ऑर्डर्ड पेयर आ जाता है वो इससे डिफरेंट होगा, अलग होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ इनका ऑर्डर फिक्स है, बट सेट के केस में ऑर्डर चेंज हो सकता है। सपोज एक सेट में एलिमेंट्स है आपके पास एक्स वाई जेड, और दूसरे में एलिमेंट है एक्स जेड वाई, तीसरे में एलिमेंट है जेड वाई एक्स, तो ये तीनों सेट सेम होंगे क्योंकि सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है बट ऑर्डर्ड पेयर में मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी क्या है? सारे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है जहाँ पे फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सेट ए का होगा और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो हमेशा सेट बी का होगा, और इस तरह से जितने भी कम्बिनेशन बन सकते हैं, जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, उन सब का बना के आप जो सेट बनाओगे उसको बोलेंगे ए क्रॉस बी। ठीक है, और बी क्रॉस ए क्या होगा? उसमें फर्स्ट एलिमेंट बी का होगा, सेकंड एलिमेंट ए का होगा। सो इसलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इन जनरल। आगे बढ़ते हैं। अब ए है आपके पास सेट सपोज एक्स वाई जेड, और बी है सपोज आपके पास सेट 1 2 4। अब आपको ए क्रॉस बी लिखना है तो क्या होगा? पहला एलिमेंट ए का लोगे और दूसरा बी का लोगे तो एक्स 1 हो गया, फिर एक्स को 2 के साथ लिख सकते हो, एक्स को 4 के साथ ले सकते हो, ऐसे ही वाई को 1 2 4 के साथ ले सकते हो, जेड को भी 1 2 4 इनके साथ ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से टोटल जितने बन सकते हैं ऑर्डर पेयर वो ये बनेंगे। कितने बन गए? 9 बन गए। ये है ए क्रॉस बी। हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट एलिमेंट ए का होना चाहिए और सेकेंड एलिमेंट बी का होना चाहिए। ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब अगर आप बी क्रॉस से लिखते हो तो क्या होगा? पहला एलिमेंट बी का होगा, दूसरा एलिमेंट ए का होगा, तो क्या होगा? 1x 1y 1z 2x 2y 2z। ठीक है, तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स है? देखिए 9 एलिमेंट्स है, बट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है। ठीक है, अब ए में अगर p एलिमेंट्स है और b में q एलिमेंट्स है तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? pq, और b क्रॉस ए में भी कितने एलिमेंट्स होंगे? pq होंगे, बट ए क्रॉस बी और b क्रॉस ए इक्वल नहीं होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं रिलेशन की। तो ये तो था कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसका रिवीजन कर लिया हमने। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या था? ए क्रॉस बी जो होता है उसमें ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं, या
रिलेटेड होते हैं, ठीक है। बट रिलेशन के केस में क्या होता है कि रिलेशन ए से बी में अगर रिलेशन है तो ए के कुछ एलिमेंट्स बी के कुछ एलिमेंट्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ठीक है। तो इफ़ आर इज़ ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन आर विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। क्योंकि ए क्रॉस बी में तो आपने देखा ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं, बट रिलेशन में क्या होता है कि कुछ एलिमेंट बी के कुछ एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं, ओके। और रिलेशन को फिर हम इस तरह से लिखते हो, यहाँ तक तो सेम हो गया ए क्रॉस बी, और आगे हम ये ऐड करते हैं रिलेशन, स्पेसिफाई करते हैं कि ए और बी में रिलेशन क्या है, ठीक है। सपोज ऐसे हो सकता है कि ए प्लस बी इज़ इवन, या ए माइनस बी इज़ ओड, या ए डिवाइड्स बी, या ए लेस देन इक्वल टू बी, ऐसा कुछ भी रिलेशन हो सकता है ए और बी में, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ए का बी में रिलेशन है और रिलेशन इज़ फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए नहीं है, सिर्फ वन साइडेड रिलेशन होता है, ठीक है। सो ए का बी से रिलेशन है, या रिलेशन इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, देन बी विल बी कॉल्ड इमेज ऑफ ए अंडर आर, ओके। और ए क्या होगा, ए बी का प्री इमेज होगा, बी ए का इमेज होगा, ए बी का प्री इमेज होगा, ठीक है। तो ये वन साइडेड रिलेशन होता है, ठीक है, जैसे मोस्ट ऑफ द यू गाइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ए के एलिमेंट्स बी के कुछ एलिमेंट से रिलेटेड होंगे, ठीक है, सेट बी के कुछ एलिमेंट से रिलेटेड होंगे, और बी के जो भी एलिमेंट रिलेटेड हैं ए से, उनका जो भी सेट बनेगा उसको बोलेंगे रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है। और ए के जो भी एलिमेंट रिलेटेड होंगे उनका जो कलेक्शन होगा उसको बोलेंगे डोमेन ऑफ द रिलेशन, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से रिलेटेड हैं, जो एलिमेंट बच जाएंगे वो डोमेन और रेंज से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अब देखो ए टू बी जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो ए से बी में टोटल रिलेशन कितने बन सकते हैं, जितने टोटल ए क्रॉस बी के सबसेट बनेंगे। अब देखो ए में पी एलिमेंट्स है, बी में क्यू एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है, पी क्यू है, आपको पता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया किसी सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके सबसेट कितने होंगे, 2 टू द पावर n। तो ए क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट्स है तो ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होंगे, 2 टू द पावर पी क्यू। तो ए क्रॉस बी के सबसेट 2 टू द पावर पी क्यू होंगे। तो आर क्या है, रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो सबसेट कितने बन गए टोटल, 2 टू द पावर पी क्यू। तो इसका मतलब टोटल रिलेशन कितने हो सकते हैं ए से बी में, 2 टू द पावर पी क्यू, ठीक है। अब ए क्रॉस बी का सबसेट ए क्रॉस बी इटसेल्फ भी हो सकता है, तो आर कैन बी इक्वल टू ए क्रॉस बी ऑल्सो, और ये सबसे बड़ा रिलेशन होगा, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से रिलेटेड है। और ए क्रॉस बी का सबसे छोटा सबसेट क्या होगा, 5, ठीक है। तो आर 5 भी हो सकता है, तो ये स्मॉलेस्ट रिलेशन है, ठीक है, एक ए से बी में। और इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। मतलब ए का कोई भी एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये तो था 11th का जो हमने रिवीजन कर लिया। अब इसके बाद जो 12th का स्टार्ट होता है वो देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो आपने रिलेशन देखा वो क्या था, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए सेट बी, तो वो सबसेट था ए क्रॉस बी का। अब जो रिलेशन है वो होगा रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इटसेल्फ, तो इसको लिखा जाएगा रिलेशन ऑन ए सेट ए, ठीक है। तो ये किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का, ये है रिलेशन ए से ए में, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ए से ए में रिलेशन जा रहा है तो मैं सेट ए लिख लेता हूँ। मैंने सेट ए ले लिया, एक्स वाई जेड, तो ये रिलेशन ए से ए में है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब पहला है रिफ्लेक्सिव, इसमें क्या है, ए बिलोंग्स टू आर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज़ रिलेटेड टू ए, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, तो मतलब ए से रिलेटेड है, ठीक है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब इसका ये है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। तो इसका मतलब एक्स से रिलेटेड होना चाहिए, वाई से रिलेटेड होना चाहिए, और जेड से रिलेटेड होना चाहिए, तब ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। इसके बाद आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में ये है, इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी देन बी शुड बी रिलेटेड टू ए, ओके। मतलब अगर ए बी से रिलेटेड है तो ये इम्प्लाई करेगा कि बी ए से रिलेटेड होना चाहिए, तभी ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे वाई अगर जेड से रिलेटेड है तो जेड भी वाई से रिलेटेड होना चाहिए, तभी ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है।
चलो ये हो गया सिमेट्रिसिटी की बात। अब आता है ट्रांजिटिव रिलेशन पे। ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए बी सी से रिलेटेड होना चाहिए, तभी ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव। कैसे देखना कि सपोज यहाँ पे वाई जेड से रिलेटेड है और जेड एक्स से रिलेटेड है, तो वाई भी एक्स से रिलेटेड होना चाहिए, तभी ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों है, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये होगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसके अलावा भी होता है जैसे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन वगैरह, वो आप लोग पढ़ेंगे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है आर, जिसमें T1 इज़ रिलेटेड टू T2। T1 T2 क्या है, ट्राइंगल्स है। ठीक है, और रिलेशन क्या है, रिलेशन यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है कि T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो T1 और T2 में ये रिलेशन है कि T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T2। ठीक है, तो आपको शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, देखिए अब रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होता है। आपने पढ़ा होगा सिमिलर ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है कि सिमिलरिटी बेसिकली ऐसे होता है कि दो ट्राइंगल्स जिनका शेप सेम हो, साइज अलग हो सकता है, जैसे स्मॉल एलिफेंट, बिग एलिफेंट। ठीक है, तो इन दोनों का क्या होगा, शेप्स तो सेम है बट साइज अलग है। और कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, शेप एंड साइज दोनों सेम होता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो इसका मतलब हर एक ट्राइंगल खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि T1 विल बी रिलेटेड टू T1। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब इसके बाद दूसरा चेक कीजिए, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। अब देखो, अगर T1 T2 से कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी T1 से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो दैट मीन्स इफ T1 इज रिलेटेड टू T2 देन दिस विल इम्प्लाई T2 इज रिलेटेड टू T1। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। किस तरह से लिखा जाता है आप ये भी देख लीजिए, क्योंकि हम अभी बोर्ड का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बोर्ड में आपको चीज़ों को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांजिटिव। अब अगर T1 T2 से रिलेटेड है और T2 T3 से रिलेटेड है, दैट मीन्स T1 अगर T2 से कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 से कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 भी T3 से कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। मतलब T1 T2 से रिलेटेड है, T2 T3 से रिलेटेड है, तो इससे इम्प्लाई हो रहा है कि T1 T3 से रिलेटेड है। दैट मीन्स दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, नाउ मूविंग ऑन। नेक्स्ट है रिलेशन, एग्जाम्पल नंबर 3 में L1 इज रिलेटेड टू L2। और रिलेशन क्या है, L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। अब आपको बताना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्सिव चेक करें तो L1 के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। बट कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है, कभी कभी नहीं होती है, तो दैट मीन्स दिस रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करो कि अगर ये लाइन L1 है और ये L2 के परपेंडिकुलर है, तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी। दैट मीन्स दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। थर्ड है ट्रांजिटिव। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो क्या इससे इम्प्लाई होता है कि L1 L3 के परपेंडिकुलर होगी? नहीं, क्योंकि ये देखो, ये L1 है, ये L2 है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, बट L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, किसी केस में, स्पेसिफिक केस में हो सकता है। ठीक है, जैसे आप राइट हैंड थंब रूल पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म वगैरह में, ठीक है, तो वहाँ पे हो सकता है कि ये हो, बट हमेशा इससे इम्प्लाई नहीं होता है कि ये हमेशा होगा L1 L3 के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसका मतलब L1 L3 से रिलेटेड नहीं है। दैट मीन्स दिस रिलेशन इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ओके, अब अच्छा, इसी में हम चेंज कर लेते, L1 परपेंडिकुलर टू L2 की जगह L1 पैरेलल टू L2 रिलेशन ले लेते, तब आप बता सकते हैं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा। देखिए, हर एक लाइन खुद के साथ पैरेलल होती है, तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगी। दैट मीन्स ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। और अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 भी L3 के पैरेलल होगी। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव भी हो गया। दैट मीन्स दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है ऑन सेट 1 2 3। यहाँ सेट ए क्या है, 1 2 3, इस पे रिलेशन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है,
तो रिलेशन है सेट 1 2 3 पे, मतलब 1 2 3 से 1 2 3 में से आ रहा है। तो ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा, मतलब 1 1 से रिलेटेड होगा, 2 2 से रिलेटेड होगा, 3 3 से रिलेटेड होगा। तो देख लो यहाँ पे 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है और 3 3 से रिलेटेड है। दैट मीन्स दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे 1 2 से रिलेटेड है तो 2 भी 1 से रिलेटेड होना चाहिए, नहीं है। 2 3 से रिलेटेड है तो 3 भी 2 से रिलेटेड होना चाहिए, बट नहीं है। तो दैट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक की बात हो गई। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है तो 1 भी 3 से रिलेटेड होना चाहिए, बट नहीं है यहाँ पे कहीं भी 1 3। तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है, ओनली रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल नंबर 5 पे। ये थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें देखिए, शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट जेड। जेड क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर रिलेशन ए टू बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। तो ए से बी में जो रिलेशन है वो कैसे होगा? ए बी से कब रिलेटेड होगा? जब 2 ए माइनस बी को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन है। अब इसके केस में हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब ए से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब ए बी से कब रिलेटेड है? जब 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। तो ए से कब रिलेटेड होगा? जब 2 डिवाइड्स ए माइनस ए। तो ए माइनस ए कितना होता है? 0 होता है। 0 को 2 डिवाइड कर सकता है। देखो 2 डिवाइड्स ए माइनस बी का मतलब ये है कि ए माइनस बी बाई 2 जो होगा वो क्या होगा? इंटीजर होगा, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, 0 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तब ए माइनस बी को 2 डिवाइड करेगा। ओके, अब रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होगा? ए का ए से रिलेशन होना चाहिए, तो ए माइनस ए को 2 डिवाइड करना चाहिए, और ए माइनस ए क्या है? 0, 0 को 2 डिवाइड करेगा, बिकॉज 0 बाई 2 इक्वल टू 0 विच इज़ एन इंटीजर। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड पे आइए सिमेट्रिक पे। अब सिमेट्रिक में ये है कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ए बी से रिलेटेड है तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी बाई 2 इंटीजर हो जाएगा। अब अगर ए माइनस बी बाई 2 इंटीजर है तो बी माइनस ए बाई 2 भी इंटीजर होगा, बस साइन चेंज होगा। ठीक है, अब b माइनस ए बाई 2 अगर इंटीजर है तो इसका मतलब क्या हुआ? b a से रिलेटेड है। तो दैट मीन्स दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। थर्ड पे आइए ट्रांजिटिव पे। अब ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है कि अगर a b से रिलेटेड है, b c से रिलेटेड है, देन a विल बी रिलेटेड टू c। अब अगर a b से रिलेटेड है देन a माइनस b बाई 2 विल बी इंटीजर। b c से रिलेटेड है तो b माइनस c बाई 2 विल बी इंटीजर। अब आपको बताना है कि ए सी से रिलेटेड है या नहीं है। अब ए सी से कब रिलेटेड होगा? देखना पड़ेगा कि ए माइनस सी 2 से डिविजिबल है या नहीं है ना। तो ये दोनों क्या है? इंटीजर है। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? ए माइनस बी बाई 2 प्लस बी माइनस सी बाई 2 इक्वल टू ए माइनस सी बाई 2। तो इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर होता है, तो ए माइनस सी बाई 2 क्या हो गया? इंटीजर हो गया। इसका मतलब ए माइनस सी बाई 2 इंटीजर है तो ए सी से रिलेटेड है। दैट मीन्स दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। मूविंग ऑन, वन लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें है रिलेशन आर ऑन सेट 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, रिलेशन है इस सेट पे है बाई रिलेशन ए रिलेटेड टू बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन। तो ये कुछ मिला के पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह है। उसमें क्या था? 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, यहाँ पे है ए माइनस बी इज़ इवन। ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा। तो ये हमने प्रूव कर लिया लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। बट इसमें एक अलग चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस सेट पे 1 2 3 5 6 7 पे रिलेशन देखोगे तो 1 किससे रिलेटेड होगा? 1 2 से रिलेटेड होगा क्या? 1 2 से रिलेटेड कब होगा? जब 1 माइनस 2 इवन है। 1 माइनस 2 क्या होता है? माइनस 1, इवन नहीं है। 1 3 से रिलेटेड होगा क्या? 1 माइनस 3 क्या होता है? माइनस 2, है ना। तो वो क्या इवन है, तो इसका मतलब 1 3 से रिलेटेड होगा, 5 से होगा, 7 से होगा, और 3 भी 1 से होगी, 5 से, 7 से होगा, और 5 3 से होगा, 1 से, 7 से होगा। तो ये आपस में रिलेटेड होंगे। इस तरह से 2 4 6 ये भी आपस में रिलेटेड होंगे। मतलब सारे ओड नंबर आपस में रिलेटेड होंगे, सारे इवन नंबर आपस में रिलेटेड होंगे। तो अगर ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन में ऐसे होता है, दो अलग ग्रुप्स बनते हैं या दो से ज़्यादा अलग ग्रुप्स बनते हैं, उन ग्रुप को बोला जाता है इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, तो ये एक इक्विवेलेंस क्लास हो गई कंटेनिंग ओड नंबर्स, ये इक्विवेलेंस क्लासेस हो गई कंटेनिंग इवन नंबर्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस हो गई इस केस में। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारे एग्जाम्पल खत्म हो जाते हैं और टाइप्स ऑफ रिलेशन खत्म हो जाता है। अब आप सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज 1.1
आप सॉल्व कीजिए, आपका जैसे ही रिस्पांस वगैरह तरह से रहेगा उस तरह से हम आगे की एक्सरसाइज भी यही वाली एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे और आगे की एक्सरसाइज भी सॉल्व कराएंगे। और हम स्टार्ट करेंगे फिर इसके बाद सेकंड जो टॉपिक बच जाता है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है।